इस तरह से। तो हम लोग क्या देखें कि जो भी इस सर्किट में आउटपुट करंट हमको मिल रहा है, यहां से जो आउटपुट करंट मिल रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो आउटपुट करंट बराबर क्या होगा मेरा, ट्रांस कंडक्टेंस गुने इनपुट वोल्टेज। तो हम क्या देखें कि इस इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है मेरा आउटपुट करंट, तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंसी इनपुट वोल्टेज से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सोर्स वोल्टेज लिए हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जी इंटू जीएम इंटू वी एस। अब देखो बाबू, कुछ और भी हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जब हो सकता है यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा दें, जो सोर्स ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी ले सकते थे, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, ये जो इसका आउटपुट वोल्टेज उसको हम लोग इनपुट वोल्टेज मान लेते हैं। तो ऐसे लेते थे, हमको भी इन लेना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, VS ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनर्जी सोर्स हमारा खत्म हो चुका है। यूनिट 1 का एनर्जी सोर्स अगर आपको आएगा तो 6 नंबर में आएगा, ये खत्म हो गया। अब सही है यार, हाँ एकदम सही है ना आदिल, गुड। अब सही है कि सब अब सही हो गया, सब सही हो जाएगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत, एकदम था अब ठीक हो गया है, हम समझ रहे हैं तुम लोग का तकलीफ, अब ठीक हो गया ना, कोई बात नहीं मित्रों। हाँ एकदम सर आ गए हैं बाबू, सर वापस आ गए हैं, मित्र लोग को बता दिए है ना। अभी मैसेज कॉल मत करो भाई, आ गया, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया क्या, बच्चा लोग कनेक्ट कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कनेक्ट हो गया ना बच्चा लोग, चलिए हम लोग एनर्जी सोर्स को अभी रिवीजन कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी अभी तक थोड़ा सा प्रीवियसली हम लोग देखते चलते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, करंट वोल्टेज नेटवर्क का एलिमेंट के बारे में पढ़े, एक्टिव एलिमेंट में पढ़ लिया एनर्जी सोर्स, इसमें पढ़े हम लोग क्या क्या, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में हम लोग पढ़े आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। फिर डिपेंडेंट में 4 पढ़े हम लोग, देखिए है ना। फिर हम लोग क्या पढ़े थे इंडिपेंडेंट में और डिपेंडेंट के बारे में। फिर पढ़े हम लोग इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स में आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स में पढ़े आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, है ना। उसके बाद हम लोग आए थे डिपेंडेंट सोर्स में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, फिर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो 4 तरह का जो डिवाइस पढ़े थे, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह जो डिवाइस होगा वो होगा मेरा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग आगे बीजेटी पढ़ेंगे। बीजेटी ट्रांजिस्टर का एक फॉर्म है जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दूसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये मेरा फेट पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर का ही दूसरा रूप फेट होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मेरा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है। तीसरा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये आप लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑप एम्प क्या है मेरा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो ये 3 टॉपिक आप लोगों को आगे पढ़ना है डिटेल में। तो हम लोग अब इसके बाद अगला टॉपिक में चल रहे हैं पैसिव डिवाइस में, ठीक है। तो पैसिव डिवाइस में मेरा आता है रजिस्टर, पैसिव डिवाइस में आता है रजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। पहला यूनिट में सिर्फ यही पढ़ना है, होता तो ट्रांसफार्मर भी है, जिसको हम लोग यूनिट 5 में लास्ट में पढ़ लेंगे, है ना। फर्स्ट यूनिट में आप लोग को पढ़ना रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा पैसिव डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हीट प्रोड्यूस करता है। ये मेरा करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। रजिस्टर क्या करता है, करंट के कंट्रोल को लिमिट करता है, यानी करंट के वैल्यू को घटा देता है ना। अगर उसके रजिस्टर के वैल्यू को अगर हम घटाएं तो वो करंट के रेंज को थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेगा। मतलब रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट के वैल्यू को लिमिट करता है। दैट मींस किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का काम हमारा रजिस्टर का होता है। किसका होता है बाबू, तो रजिस्टर का काम होता है करंट को कंट्रोल करने का, है ना। इसका सिंबल इस तरह का होता है, ये 2 टर्मिनल वाला डिवाइस है, सिंपल रजिस्टर जिसको फिक्स रजिस्टर बोलेंगे। इसके अलावा एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग वैरी करा सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस कराने से इसके करंट को भी वैरी कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए रजिस्टर में जो करंट को फ्लो को अपोज करेगा उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस मटेरियल का वह प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, मींस अपोज करता है ना। जब कोई डिवाइस करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा तो वो रजिस्टर कहलाएगा, लेकिन मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। और ये नॉर्मली मान लीजिए ये मेरा कंडक्टिंग मटेरियल है, सपोज कि ये मेरा वायरिंग है जिसका लेंथ L है, ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रेजिस्टिविटी रो मान लीजिए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग A मान लिए। तो किस इसका करंट के विरोध करने का क्षमता जो होगा वो डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और तो और ये इसके मटेरियल पर भी निर्भर करता है। दैट मींस रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इनटू L बटा A होता है। अब हम लोग देखते हैं
करंट जो बनता है वो चार्ज के फ्लो के कारण बनता है। किसी भी मटेरियल में जब चार्ज का फ्लो होता है दैट मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया गया बाबू? क्योंकि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली मूवेबल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पैक्ड होता है, इसलिए एटम का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन में कंसंट्रेटेड होगा जो इजीली मूव कर सकेगा, है ना। हाँ, सेकंड सेमेस्टर का हो रहा है बाबू, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी का रिवीजन। अरे नहीं बाबू, सेकंड सेमेस्टर का ही हो रहा है। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझ गए। उसी तरह इंडक्टर वो डिवाइस होता है जिसमें करंट देने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा? करंट देने पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और तो और इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फ्लक्स सेट करेगा। क्या सेट करेगा? फ्लक्स सेट करेगा, और फ्लक्स के रूप में इसमें करंट स्टोर होगा। दैट मींस इंडक्टर एक ऐसा पैसिव डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के रूप में स्टोर होता है। मतलब इंडक्टर एक ऐसा पैसिव डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में करंट स्टोर होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ये समझ लेते हैं ये बनता है तार को लपेट देने पे। जब किसी वायर को हम लोग उंड कर देंगे, टर्न में लपेट देंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारा इंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटर बनता है दो मेटल के प्लेट के बीच में। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं तो कैपेसिटर बनता है। और इसमें इस मेटल प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है, और ये जितना चार्ज आएगा उतना ही यहाँ पे वोल्टेज स्टोर होगा, और यहाँ पर दोनों मेटल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे वोल्टेज स्टोर होगा। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव डिवाइस है जिसमें हम लोग दो मेटल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करेंगे। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? तो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और ये कैसा होगा भाई? तो देखिए, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि Q जो होगा, इसमें जो चार्ज जो जमा हो रहा है मेटल के प्लेट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें स्टोर वोल्टेज के, है ना। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, जहां C होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस होगा Q बटे V। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, लेकिन ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। डिवाइस पर नॉर्मली रेटिंग के रूप में कैपेसिटर को माइक्रो फैराड के रेंज में लिया जाता है, और 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 पर पावर -6 फैराड। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से इंडक्टर को L से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? L से सूचित करते हैं, ठीक है। इसके लिए इंडक्टर का कॉन्सेप्ट के लिए आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानना होगा, है ना, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जब एक कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जब हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए मेरा कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ये मान लीजिए कंडक्टर है, और यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बनाए हुए हाथ में, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस कंडक्टर को आगे पीछे करेंगे, यानी कि रिलेटिव मोशन करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहा है, ये पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस जिसको हम लोग फ्लक्स कहेंगे, ये कंडक्टर क्या होगा? उस फ्लक्स को कट करना स्टार्ट कर देगा। तो जितना फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है फैराडे साहब का। तो फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ में पहला लॉ बोलता है कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उनके बीच में रिलेटिव मोशन लाया जाए, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में कट होता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब पहला नियम क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है। दूसरा फैराडे लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जितना फ्लक्स का कट होगा उतना ही यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको ऐसे लिखेंगे ईएमएफ बराबर हो जाएगा -n d∅dt, जहां पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि जिस कारण से मेरा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो उस काउच का ही अपोज करता है। इसको लेंज साहब बताए थे, तो इसलिए इसको हम लोग लेंज लॉ में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने गौर किया कि इंडक्टर में हम लोगों ने गौर किया कि इंडक्टर में जब हम लोग करंट दिए तो क्या होने लगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, और जितना ज्यादा करंट दिया उतना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, है ना। नॉर्मली किसी भी कंडक्टर में जब करंट जाएगा तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसमें टर्न नहीं रहेगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? वीक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब इसको हम लोग टर्न के रूप में बना लिए, टर्न कर लिए, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा। जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों ने क्या गौर किया? सर्किट में अगर आप लोग कोई वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, यहाँ पर करंट गया, तो करंट से क्या बन रहा है? फ्लक्स बना। और हम लोग क्या देखे थे कि ईएमएफ क्या होता है? फैराडे लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो ईएमएफ फ्लक्स के चेंज से क्या बना? तो ईएमएफ बना, और ईएमएफ से फिर क्या बनता है? वोल्टेज।
क्योंकि ईएमएफ एक वर्चुअल फोर्स होता है, एग्जैक्ट फोर्स नहीं होता है,